एक शाम की बात है। उत्कर्ष और यशिता, उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ एक हफ्ते बाद उत्कर्ष यशिता को गांव से बाहर शहर में शॉपिंग के लिए ले जाने का सोचता है। मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम शहर शॉपिंग पर चलें। जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाया है। उसी बहाने कुछ घर के लिए भी खरीदारी हो जाएगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो शाम के 5 बजे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें शहर जाने के लिए काफ़ी देर हो गई है? वह बात तो है, लेकिन परसों से मेरा काम भी शुरू हो जाएगा, फिर हमें समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। मैं तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर बाद वे दोनों तैयार होकर निकल जाते हैं। फिर कुछ घंटे बाद वे शहर पहुंच जाते हैं। वे दोनों वहां पर बड़े ही अच्छे से खरीदारी करते हैं, कुछ चीजें अपने लिए और कुछ चीजें घर के लिए। जब उनकी खरीदारी खत्म हुई तब काफी रात हो चुकी थी। फिर वे दोनों मॉल से निकल जाते हैं। यशिता गाड़ी में बैठने से पहले बोलती है। काफ़ी रात हो चुकी है, लगता है हमने काफ़ी देर कर दी खरीदारी करने में। ऐसा बोलते वक्त यशिता काफी चिंतित लग रही थी। उत्कर्ष यशिता को परेशान होते देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वह यशिता से कहता है। मुझे शॉर्टकट पता है, हम उसी रास्ते से जाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे। फिर यशिता गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते जाते वे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें शॉर्टकट लेना था। फिर वे देखते हैं कि वहां रास्ता किसी वजह से बंद होता है। उत्कर्ष गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक लेता है और कहता है। शायद यहाँ पर रास्ता बंद है। फिर दोनों गाड़ी से उतरते हैं। वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था, हाथों में टॉर्च लेकर। उत्कर्ष उस आदमी से पूछता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आगे जाने का रास्ता क्यों और कब तक बंद है? फिर वह आदमी जवाब देता है। साहब, आप आज इस रास्ते से नहीं जा सकते। यहाँ कुछ काम चल रहा है और इसे खत्म होते होते सुबह हो जाएगी। यह बात सुनकर उत्कर्ष और यशिता को चिंता होने लगती है। फिर उत्कर्ष उस आदमी से कहता है। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो रखीपुर जाना है और अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमें काफी देर हो जाएगी। फिर वह आदमी बोलता है। साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपको और एक रास्ता बता सकता हूँ, जिससे आप काफी कम समय में अपने गांव पहुंच सकते हैं। फिर उत्कर्ष उस आदमी से पूछता है। ठीक है, अगर वह रास्ता छोटा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, हमने उस रास्ते से कभी आना-जाना नहीं किया है। क्या उस रास्ते से जाना सही होगा? तुम डरो मत यशिता, उन्होंने कहा है वह रास्ता छोटा है। हम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर वह आदमी बोलता है। साहब, आप इस रास्ते चले जाइए। यह रास्ता आपको सही जगह पर ले पहुंचा देगा। उसके बाद उत्कर्ष और यशिता उसी रास्ते से निकल जाते हैं। जैसे ही वे निकल जाते हैं, अचानक उस आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं और वह गायब हो जाता है। यशिता को थोड़ी सी घबराहट होती है। वह उत्कर्ष से बोलती है। सुनिए, हमने इस रास्ते आकर गलत तो नहीं किया? मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है और ये रास्ता पता नहीं क्यों डरावना लग रहा है। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। यशिता को घबराते देख उत्कर्ष बोलता है। तुम घबराओ मत, शायद इस रास्ते से लोग ज्यादा आते जाते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। यशिता उत्कर्ष की बात सुनकर सहम सी जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो दिखने में काफी जवान होता है। उत्कर्ष अपनी गाड़ी उसके सामने रोक लेता है, यह सोचकर कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। उत्कर्ष उससे पूछता है। क्या आपको कोई परेशानी है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? लेकिन वह आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता और घबराते हुए जंगल की ओर भागता है। यह देखकर उत्कर्ष को थोड़ा सा अटपटा लगता है और दूसरी तरफ यशिता थोड़ा घबरा जाती है और उत्कर्ष को गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलती है। फिर उत्कर्ष यशिता को डरते देख बोलता है। तुम परेशान मत हो, शायद वह कोई पागल था। पर वह तो किसी पागल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था।
और उसने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। उत्कर्ष यशिता का डर कम करने के लिए कहता है। अरे यशिता, शायद उस लड़के ने किसी के कपड़े पहन लिए होंगे, तभी तो इतनी रात को इस घने जंगलों के बीचों बीच वह घूम रहा है। तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो हमेशा? यशिता यह सुनकर चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। उत्कर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दोनों के फोन पर से नेटवर्क भी चला जाता है। यह सब देखकर यशिता रोने लगती है। उत्कर्ष उसे समझाने की कोशिश करता है। उनके ठीक सामने ही एक पुराना घर होता है और अचानक वहां पर लाइट जलती है। एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वह दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह जगह इतनी सुनसान थी कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था यहां पर कोई रहता होगा। वह बूढ़ी औरत उनके पास आती है। उसके हाथ में एक गुड़िया भी होती है और वह उनसे बोलती है। क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? अगर ऐसा है तो तुम आज रात के लिए यहाँ ठहर सकते हो। इस वक्त आगे जाना खतरा हो सकता है, क्योंकि आगे जंगली जानवर हो सकते हैं। फिर उत्कर्ष बोलता है। जी अम्मा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन हम आपको कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहते। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है। मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, चाहो तो अंदर आ सकते हो। ऐसा बोलकर वह बूढ़ी औरत चली जाती है। फिर उत्कर्ष और यशिता सोचने लगते हैं और उत्कर्ष बोलता है। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं होने वाली और अभी कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है। शायद हमें उस अम्मा की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? शायद आप सही कह रहे हैं। बाहर जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। हमें अंदर चले जाना चाहिए। फिर दोनों घर की ओर बढ़ते हैं और दूसरी तरफ वह बूढ़ी औरत उन्हें खिड़की से देख रही होती है। फिर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत उन्हें बैठने के लिए बोलती है। यशिता को उस घर पर कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है, पर वह उस बूढ़ी औरत के सामने कुछ कह भी नहीं सकती। फिर उत्कर्ष उस बूढ़ी औरत से कुछ इधर उधर की बातें करने लगता है। अच्छा अम्मा, क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? मेरा मतलब, घर पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस रास्ते में हमें कोई घर भी मिलेगा। बूढ़ी औरत। इस छोटे से घर पर मैं और मेरी नातिन रहती अच्छा, वैसे आपकी नातिन कहाँ है? हैं। वह लोगों के सामने आना ज़्यादा पसंद नहीं करती, और अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो वह उसे जाने नहीं देती। यशिता बैठकर उनकी बातें सुनती रहती है और उसे उस बूढ़ी औरत की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। उनकी बातचीत के दौरान यशिता उस घर को अच्छी तरह से देख रही होती है। फिर उसकी नजर उस गुड़िया पर भी पड़ती है, जो थोड़ी डरावनी दिख रही होती है। उतने में वह बूढ़ी औरत उनसे बोलती है। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे अम्मा, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? वैसे भी हमें भूख नहीं है। बूढ़ी औरत। घर आए मेहमानों को ऐसे ही नहीं जाने देते, और तुम लोग कुछ खाओगे नहीं तो मेरी नातिन को ये बात बुरी लग जाएगी। ऐसा बोलकर वह कुछ खाने के लिए लाती है, जो काफी स्वादिष्ट दिख रहा होता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत एक कमरे के अंदर चली जाती है। यशिता यह सब देख रही होती है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर उत्कर्ष खाना खाने के लिए हाथ धोने चला जाता है। जब उत्कर्ष वहां पर नहीं होता है, यशिता चुपके से उस बूढ़ी औरत के कमरे के पास चली जाती है और दरवाजे से झांकने लगती है और मन ही मन बोलती है। जरा देखूं तो आखिर इस घर में हो क्या रहा है। फिर यशिता देखती है, वह बूढ़ी औरत एक कैलेंडर जैसी चीज पर कुछ निशान बना रही होती है, जहां पर कई लोगों की तस्वीर होती है। वहां पर उस जवान लड़के की तस्वीर जो उन्हें जंगल के रास्ते में मिला था, और उस बुजुर्ग आदमी की तस्वीर जिसने यशिता और उत्कर्ष को वह रास्ता बताया था, उनकी भी तस्वीर होती है और उस पर निशान बना हुआ था। साथ ही वहां पर यशिता और उत्कर्ष की भी तस्वीर लगी होती है। यशिता ये सब देखकर काफी डर जाती है। उसी वक्त
वह बूढ़ी औरत यशिता को वहां पर देख लेती है। अब क्या होगा? क्या बच पाएंगे यशिता और उत्कर्ष? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मिन्स स्टोरी स्टूडियो पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।